नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में वो जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई के जो निदेशक होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है, यानी मुख्य न्यायाधीश को उसमें शामिल नहीं किया जाए। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अपने आप में पूरी तरह से मुक्त है और आज़ाद है। आज़ाद होकर बयान देती है, जो कुछ भी अपना जजमेंट देती है वो पूरी तरीके से आज़ाद होकर देती है। तो अब ऐसे किसी के सिलेक्शन या नियुक्ति के मामले में, खासकर सीबीआई के नियुक्ति के मामले में उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है और यही उनकी टिप्पणी अब विवादों में है, जिसे आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। बात करें खबर की, तो खबर है सीबीआई निदेशक के सिलेक्शन में मुख्य न्यायाधीश कैसे शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने उठाया सवाल, यानी उन्होंने कहा कि सीबीआई का जो निदेशक है उसकी नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश कैसे शामिल हो सकती है। ये उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है, जिसके चलते ये टॉपिक सुर्खियों में है। चलिए इसे बिंदुवार समझ लेते हैं। शक्तियों के विभाजन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बहुत ही बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जैसे देश में या किसी भी लोकतंत्र में वैधानिक निर्देश के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में कैसे शामिल हो सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को सीबीआई के जो निदेशक हैं उनकी नियुक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और उप मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है, यानी कोई कानूनी तर्क है या जिसके अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए कोई कानूनी तर्क है भी या फिर ऐसे ही शामिल हो रहे हैं। अब जगदीप धनखड़ ने कहा वैधानिक निर्देश इसलिए बने हैं क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने न्यायपालिका के सामने घुटने टेक दिए थे। यानी उन्होंने कहा कि ये काम चलाओ ऐसे निर्देश बनाए हैं वैधानिक रूप से, ताकि ऐसा किया जा सके। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने कहा कि उस समय जो कार्यपालिका थी वो न्यायपालिका के सामने उसने घुटने टेक दिए थे, यानी कमज़ोर थी। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। उन्होंने अब इस पर पुनर्विचार करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है, यानी जो भारतीय लोकतंत्र है उससे ये जो किया जा रहा है, यानी मुख्य न्यायाधीश को सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में शामिल किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, उसे मेल नहीं खा रहा है। उन्होंने पूछा कि किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे शामिल किया जा सकता है। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकारी नियुक्ति जो कार्यपालिका से संबंधित हो उसमें भारत के न्यायाधीश को जो है शामिल नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसे जो अवसर है उन पर शामिल नहीं करना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि फैसलों का महत्व होता है और उपराष्ट्रपति ने कहा न्यायपालिका की सार्वजनिक उपस्थिति मुख्य रूप से फैसलों के माध्यम से होनी चाहिए, यानी इस तरह से किसी की नियुक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए। फैसले स्वयं बोलते हैं और फैसलों का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक अगर फैसला सर्वोच्च अदालत से आता है तो उसे लागू करना होता है, यानी अगर कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है तो उसे लागू करना कर्तव्य बन जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली होता है। और धनखड़ ने कहा कि फैसले के अलावा अभिव्यक्ति का कोई अन्य तरीका संस्थागत गरिमा को कमज़ोर करता है। उन्होंने कहा कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो न्यायाधीशों को सभी मुद्दों पर उस तरह से विचार करते हुए नहीं पाते हैं जैसा हम यहाँ देखते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वो इस तरह से संस्थागत रूप से शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं संस्था की गरिमा को भी कमज़ोर कर देता है। यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है। और छोटे छोटे जो सिलेक्शन है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, ऐसे सिलेक्शनों में और मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में हम देख रहे हैं कि न्यायाधीश उस तरह से जो है न्याय नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वहाँ से ऐसे जजमेंट आते हैं जिनकी हम जो है अपेक्षा करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को इसमें पार्टिसिपेट ना करने पर जोर दिया। और सबसे बड़ा, लोकतंत्र ये बर्दाश्त नहीं करेगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय के आदेश द्वारा कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब संस्थाएं अपनी सीमाएं भूल जाती हैं तो लोकतंत्र अपने घावों को याद रखता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बात भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में कहा। यानी उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा बड़ा लोकतंत्र है और भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा अगर होता है तो ये सही नहीं है और भारत जैसा लोकतंत्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सब जो कुछ भी इन्होंने कहा वो भोपाल की एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है उसमें कही। धनखड़ ने कहा कि क्षेत्राधिकार संबंधी सम्मान और आदर के लिए यह जरूरी है कि संस्थाएं परिभाषित संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करें और सहयोगात्मक संवाद बनाए रखें, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि कानून बनाने में संसद का वर्चस्व है और न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है ताकि कानून संविधान के मुताबिक हो। यानी उन्होंने कहा कि हर एक जो भी संस्था है संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करे, चाहे वो सीबीआई हो चाहे कोई और संस्था हो, कोई भी संस्था हो, न्यायिक सीमाओं के भीतर काम करे। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय की तो सहयोगात्मक अपना संवाद बनाए रखें, यह राष्ट्रीय हित है। और उन्होंने कहा कि जब भी कानून बनाने की बात आती है तो संसद का वर्चस्व, संसद ही कानून बनाती है और न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। यानी संसद से कोई भी कानून बनता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा इसलिए होती है ताकि उसे इस बात से परखा जा सके कि वो जो कानून बना है वो भारत के संविधान के अनुसार है या नहीं। मगर जब भारतीय संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो शक्ति केवल संसद के पास होती है। यानी भले ही न्यायिक समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं, लेकिन जब भी कानून बनता है तो शक्ति कानून बनाने के लिए संसद के पास होती है और इसमें किसी भी बहाने का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी इस बात को लेकर कोई बहाना नहीं दिया जा सकता कि जो कानून है वो संसद के अलावा कोई और संस्था बनाए। यानी ये सभी पावर संसद के पास होती हैं और हस्तक्षेप लोकतंत्र के मुताबिक नहीं है। हस्तक्षेप करना लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। विधायिका या न्यायपालिका से किसी भी स्रोत से कोई भी हस्तक्षेप संविधान के खिलाफ है और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि चाहे विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो, संविधान में किसी भी स्रोत से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और ये संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा जब निर्वाचित सरकार कार्यकारी सीमाएं निभाती है तो जवाबदेही लागू होती है। यानी जब भी कोई सरकार अपना कार्यकारी सीमाएं निभाती है यानी कार्य करती है तो अगर वो कोई भी कार्य करती है चाहे वो गलत हो सही हो, उसके लिए वो सरकार जवाबदेही होती है, जिम्मेदार होती है। सरकारें विधायिका और समय समय पर मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहती है। यानी सरकार जो भी सरकार है वो संसद को जवाब देती है और इसके साथ साथ मतदाताओं को जवाब देती है जिसकी वोट से वो सरकार जो है नियुक्त की गई थी। अगर कार्यकारी शासन को आउटसोर्स कर दिए जाए तो जवाबदेह लागू नहीं हो पाएगी। यानी अगर शासन को आउटसोर्स कर दिया जाए तो वो किसी भी, चाहे वो विधायिका हो या मतदाता हो, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रह पाएगी। चलिए समझ लेते हैं सीबीआई के निदेशक का चयन कैसे होता है। तो सीबीआई के निदेशक का चयन एक कमेटी के द्वारा होता है और इस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस शामिल होते हैं। और इस समिति का गठन का प्रावधान 2013 में लोकायुक्त व लोकायुक्त अधिनियम में किया गया था। यानी और जब भी सीबीआई के जो निदेशक है उनकी नियुक्ति होती है तो इसके लिए कमेटी गठित होती है और उस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष होते हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। उसके बाद इनकी जो है नियुक्ति होती है और इसके लिए दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा जो 4A है उसमें संशोधन किया गया था। यानी ये दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था उसकी धारा 4 थी, उसमें इसके लिए सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए जो है उसमें संशोधन किया गया था। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 1997 के विनीत नारायण मामले के निर्देश पर वर्ष 2003 में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्तों और गृह यानी सचिव गृह और सचिव कार्मिक वाली एक समिति की सिफारिश पर जो है करना तय था। यानी अभी इस मामले पर भी बात करेंगे जो 1997 का विनीत नारायण जो मामला है उसमें क्या किया गया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। सरकार अपनी मर्जी से
जो है जो भी सीबीआई के निदेशक होते थे उन्हें हटा देती थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था। लेकिन बाद में इस समिति के तंत्र को समुचित और पुख्ता नहीं पाया गया, जिसके चलते 2013 में पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की समिति के गठन के लिए कानून में बदलाव किया गया। यानी उन्होंने इस कमेटी को जो है पुख्ता नहीं पाया, समुचित और पुख्ता नहीं पाया, तो इसके चलते जो है सीजेआई और नेता विपक्ष की जो समिति थी उसके गठन के कानून में बदलाव किया गया। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय से होती है और इस दौरान आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करने के दौरान अधिकारियों के अनुभव का ध्यान रखा जाता है, यानी किस अधिकारी के पास कितना और कितने टाइम का अनुभव है, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। और लिस्ट फाइनल होने के बाद उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। यानी जब भी अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो जाती है तो उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को तैयार करके लिस्ट को भेज दिया जाता है। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा वक्त आया था जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी सीबीआई के निदेशक को बदल सकती थी और यह नियम 1997 तक था, जब तक सरकार ऐसा कर सकती थी। यानी सीबीआई के डायरेक्टर भी काफ़ी जो सवालों के घेरे में रहे हैं और एक ऐसा वक्त भी था जो मैंने आपको भी बताया था कि सीबीआई के निदेशकों को भी सरकार अपनी मर्जी से बदल सकती थी। और ये सरकार जो है 1997 यानी 1997 तक ही ऐसा कर पाई थी, उसके बाद नहीं कर पाई। 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यकाल को कम से कम 2 साल कर दिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था विनीत नारायण मामले में, उसके बाद जो सीबीआई के निदेशक हैं उनका कार्यकाल कम से कम 2 साल कर दिया गया। यानी कोई भी सरकार उसे वहाँ से हटा नहीं सकती और बदल नहीं सकती। और इसके पीछे का मकसद यही था कि जो सीबीआई के चीफ हैं वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।